नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें यूपीएससी पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है यूपीएससी पीवाईक्यू में। इसके पश्चात ज्योग्राफी हम लोग करेंगे, फिर साइंस एंड टेक के सवाल भी करेंगे। क्रमागत रूप से हर चीज़ को पढ़िए, आपका रिजल्ट उसी से हो पाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। साथ में अपना टेस्ट सीरीज जो है 70 बीपीएससी पीटी को लेकर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जुड़ना हो तो ग्रुप पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। 500 में आपको 25 टेस्ट और उसके वीडियोज अवेलेबल हैं। जो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है उसके सबसे अच्छे टेस्ट में से एक है। अगर आप लगाएंगे तो कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, जुड़ना हो तो बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी सवालों को। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल का भी मैं एक ही वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज के। इससे पहले के जो सवाल हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। प्लेलिस्ट होगा 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अपने चैनल पर एनसीईआरटी एमसीक्यू हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। उसमें मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट तीनों के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला सवाल आज का क्या है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू कौन है? तो ये मोतीलाल नेहरू हैं, न कि जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू रिपोर्ट के निम्नलिखित में से किसकी या किस किस अनुशंसा की गई थी? कौन कौन सी अनुशंसा की गई थी? दरअसल नेहरू रिपोर्ट इसलिए आया था, भारत में संवैधानिक विकास को स्वरूप देने के क्रम में एक नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, जिसमें ये देखा गया था भारत के लोग संविधान का निर्माण कर पाते हैं या नहीं। यही मुख्य लक्ष्य था इसका। ठीक है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट के पश्चात जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू समिति का जो रिपोर्ट था उसको खारिज कर दिया। किस आधार पर? क्योंकि इस समिति में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी बंधुओं? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। पूर्ण स्वतंत्रता की बात ही नहीं की गई थी। तो पहला को अगर हम काट देंगे, पहला गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। हमें पढ़ना भी नहीं है कि दूसरा और तीसरा में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। एग्जाम में समय बचाने का सबसे अच्छा साधन यही होता है कि आप एलिमिनेशन का उपयोग करें। कई सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हमें नहीं पता दूसरा तीसरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान की भी बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए बर्कनहेड जो था उसी ने उकसाया था। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाली तात्कालिक राज्य समिति लॉर्ड बर्कनहेड का यह सोचना था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। अब ये लग गया बात भाई भारतीय लोगों को कि ऐसा कैसे बोल दिया भाई, हमारे लिए तो ये चैलेंज है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। मोतीलाल नेहरू समिति बनाया गया और जिस समिति ने भारत के संविधान की रूपरेखा को तय करने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की जब बात की गई तो युवा कांग्रेसी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो कांग्रेसी थे उन्होंने उसको ठुकरा दिया और बोला कि हम इसको मान्य नहीं करते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल डिटेल में समझेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति किस लिए है? उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है? इस सवाल को जरा हल कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता को जाना जाता है। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं को उत्थान के लिए प्रयासरत रही हैं। स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे समय तक वो प्रचलित रही हैं भारतीय राजनीति में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ से ही दमन के निर्णय के कारण ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी कारण से जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। फिर उन्होंने किसका गठन किया था बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूँगा उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता कहा जाता है इसको। आज़ाद दस्ता कहाँ पर सक्रिय था? तो बिहार और नेपाल के तराई वाले प्रदेशों में सक्रिय था, उत्तरी बिहार के उत्तर वाले इलाकों में आज़ाद दस्ता। और ये क्या करता था? छापामार युद्ध कंडक्ट करवा रहा था। जिसमें कौन शामिल थे? तो बहुत सारे बिहार के भी नेता शामिल थे, जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। 1942 में आंदोलन भूमिगत होकर इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। रेडियो स्टेशन का मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना होता था। कालांतर में यह रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में उषा मेहता को रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था? नहीं, अहिंसक था। मूल स्वरूप तो अहिंसक ही था। मूल स्वरूप अहिंसक ही था। क्या पूछा गया आपसे? रॉन्ग पूछा गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह स्वतः स्फूर्त था। किसी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। हाँ,
कांग्रेस सोशलिस्ट दल। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा और डीप चलते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है मास्टर का यूपीएससी में, तो अपना मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस सोशलिस्ट जो दल था, कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस एक पैतृक संस्था थी, जिससे से सारी संस्थाओं का जन्म भारत में हुआ है। तो कांग्रेस समाजवादी दल के जो नेता थे, जिसमें जेपी आते हैं और भी कई सारे नेता थे, उन्होंने उस समय में पर्दे के पीछे रहकर, जिसको क्या बोलते हैं बंधुओं, छुप छुपा कर छापामार तरीके का युद्ध संचालित जरूर किया था, लेकिन लीडरशिप उन्होंने भी नहीं की थी। लीडरशिप किसी ने दरअसल में किया ही नहीं था। ये जनता का ही आंदोलन था। एक बार यूपीएससी ने मेंस में ही सवाल पूछा कि 1942 का आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, मैंने भी आपको लिखवाया है, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, गांधी जी ने बोला था जनता को कि भाई करो या मरो का मंत्र देता हूँ, या तो अंग्रेजों को भगाओ या तो मर जाओ लड़ते लड़ते। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संगठित करने का क्या कारण था? खेरा आंदोलन के बारे में पूछा गया है। गांधी जी भारत में आते तो कुछ प्रमुख आंदोलन होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, चंपारण, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर 2 और आंदोलन होते हैं, एक अहमदाबाद मिल आंदोलन है, फिर खेरा आंदोलन होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन है गांधी जी के शुरुआत के कालक्रम में। उसके पश्चात फिर खिलाफत है, फिर असहयोग है, फिर आपका कौन सा आ जाता है, फिर आता है सविनय अवज्ञा आ जाता है ना। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, क्या ये कारण था? प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। अस्थायी बंदोबस्त तो बहुत पहले की बात है। खेरा आंदोलन का गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने करों को निलंबित नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी ने खेरा किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। 1918 ईस्वी में महत्वपूर्ण स्तंभ था ये। 1918 गुजरात के खेरा जिले में किसानों की फसल के कारण बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वहाँ किसान मालगुजारी देने में असमर्थ थे। किसान मालगुजारी को माफ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मालगुजारी वसूलना स्थगित नहीं किया था। फिर गांधी जी ने आंदोलन किया और गुजरात सभा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। गांधी जी गुजरात सभा का अध्यक्ष भी बने। अब यही पूछ लेगा आपको, गुजरात सभा का गठन किस आंदोलन के समय में किया गया था? अगली बार का सवाल। फिर आप सोचोगे कहाँ से पूछ लिया, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। गांधी जी किसानों को राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। खेरा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, अन्य युवा लोगों ने गांव का दौरा किया। आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने गुप्त निर्देश दिया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो इसे देने की स्थिति में हैं। ये ब्रिटिश सरकार का निर्देश हुआ। उसके पश्चात से आंदोलन धीमा पड़ गया। अगला सवाल है, देखिए महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? यूपीएससी का सवाल है ये। यूपीएससी 4 सवाल अगर देती है तो उसमें से 3 मॉडरेट रहेगा, एक ऐसा रहेगा जो आपने सुना भी ना हो। इसका देखिए क्या है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही वो मूल मंत्र है जो दिमाग में उनके घुस गया गांधी जी का। उसके पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें बदलना पड़ेगा। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा अर्थव्यवस्था पर लिखी गई लेख है। अगली बार क्या पूछेगा? अनटू द लास्ट किसने लिखा है ये पूछ लेगा। किसके द्वारा? जॉन रस्किन द्वारा। किस पर, कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है ये? इकोनॉमी पर लिखी गई है ये। इस लेख में उसने बताया कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। क्या है वास्तविक संपत्ति? जीवन है। इसी तरह का इस लेख का एक अंश है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी को प्रभावित किया, इसी से प्रभावित हो गांधी जी ने सर्वोदय और अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया था। अगले सवाल पर आ गए, समाज और धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में। अगला सवाल देखिए, क्या इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी या थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? यूपीएससी 2021 का सवाल। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम तो जानते होंगे। विधवा विवाह को लेकर बहुत काम किया इन्होंने। बिहार स्टेट बोर्ड के हिंदी की किताब में इनसे जुड़ी हुई कहानी हमने पढ़ी अपने समय में। बेथुन ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विद्यालय नाम से दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय खोला, जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथुन विद्यालय के नाम से जाना गया। ये फैक्ट याद रखने हैं। 1879 में इस कॉलेज के रूप में विकसित किया गया इसे, और यह भारत का पहला वुमेन कॉलेज बना। अब आपसे यही पूछ लेगा तो आप फिर वहाँ पर भूल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज पहला कहाँ पर बना भारत में? तो ये दरभंगा में बना था गुरु, है ना।
एशिया का पहला महिला विद्यालय था। इसी विद्यालय में सेक्रेटरी के रूप में ईश्वरचंद विद्यासागर जुड़े हुए थे। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर जी को विधवा विवाह के रूप में बहुत ही ज़्यादा इनको नाम हासिल हुआ है। समाज सुधारक के रूप में एकदम चरम बिंदु पर हैं ये। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? बड़ा ही खतरनाक सवाल था, कभी नहीं सुना होगा आपने इसमें से। 2020 के यूपीएससी का सवाल है, हो सकता है अगली बार बीपीएससी में पूछे। महिला का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, सहमति का आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन किससे जुड़ा हुआ था? रखमाबाई का मुकदमा 1884 ईस्वी का। इसको महिलावादी आंदोलन अगर आप पढ़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट का भारत में इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इस मुकदमे को बड़ा चर्चा में रहता है ये। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन से जुड़ा हुआ ये दाम्पत्य अधिकार। अब है क्या? रखमाबाई राउत ब्रिटिश भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक थी। ध्यान से सुनिएगा इस केस को, इसका आप उदाहरण के तौर पर निबंध में यूज कीजिएगा। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिए जाने के पश्चात इन्होंने अपनी मां के घर में ही रहना जारी रखा। इस कारण इनके पति दादाजी भीखाजी ने अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन हेतु रखमाबाई के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। दादाजी भीखाजी का बनाम रखमाबाई मामले में पहला निर्णय रखमाबाई के पक्ष में रहा। हालांकि बाद में इस मामले पर अनेक बार पुनर्विचार किया गया। वह अंतिम निर्णय दादाजी भीखाजी के पक्ष में आया। इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा, जो ब्रिटेन में थी, न्यायालय के निर्णय पलटते हुए रखमाबाई व दादाजी भीखाजी का विवाह समाप्त, डिजॉल्व कर दिया गया उनके विवाह को। आगे चलकर रखमाबाई मुकदमे की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें ये चीज़ आया कि भाई सहमति की आयु क्या होनी चाहिए लड़कियों के विवाह से जुड़ा हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया, उसका पृष्ठभूमि तैयार किया था किस केस ने? तो रखमाबाई के केस ने। अब आपको समझ में आया। इसीलिए क्या कहा गया इसको? सहमति की आयु, कि भाई विवाह को लेकर सहमति की आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, विवाह से जुड़े हुए संबंधों को लेकर। अगला सवाल है, इसमें इधर लीडर दिए हुए हैं और इधर आंदोलन या संगठन दिए हुए हैं, जरा इसको मैच कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, एनसीईआरटी में है ये, नए वाले में। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये तो बीपीएससी के सबसे फेवरेट नेता हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित हैं, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। 1932 में इस संगठन को हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसके नायक महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। किसान आंदोलन में इससे बड़ा नेता भारत में आज तक पैदा नहीं हुआ है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन भारतीय इतिहास से स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिटा दिया गया है। इस फैक्ट के अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है। वहीं आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना था, दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ये इस दरअसल शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन ये थोड़ा सा ब्लड हो गया है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सत्य शोधक समाज कहाँ पर था भाई? संगठित किया था किसने? तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। ये किसने किया था? तो महात्मा फूले इनको कहा जाता है, ज्योतिबा फूले इनके नाम से जाना जाता है। इनको दलितों के उत्थान के बहुत बड़े पुनरुद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है, महात्मा फूले। इन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन भी किया था। देखिए क्या नाम है, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया गया। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का संभवतः यह प्रथम भारतीय अभियान था। और ज्योतिबा फूले कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाया। और उसके बाद सावित्रीबाई फूले ने भारत में महिला एजुकेशन को शुरुआत करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, सावित्रीबाई फूले को। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ। किसका विरोधी हूँ? तो ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। ये स्टेटमेंट हो सकता है पूछ ले आपसे, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेज, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किन की स्थापना से है? केशव चंद्र सेन का नाम सुना होगा आपने, जिनके बारे में पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, ये स्थापना से जुड़े हुए हैं।
देखिए क्या है इसमें से दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। 26 जनवरी 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेज की स्थापना की थी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। सवाल किस तरह से दिया गया, शानदार सवाल दिया गया था, शानदार सवाल था। अगर इसमें एलिमिनेशन लगाते तो आप इस प्रकार से लगा सकते थे कि तीसरा तो गारंटेड ही होगा, तीसरा तो गारंटेड ही होगा, तीसरा सब में है, तीसरा सब में है। देखिए आप, पहला नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय जी की किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, डॉक्टर अंबेडकर की सभी किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, महात्मा गांधी की सभी किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, ये सब चीज़ें कभी छोड़ कर नहीं जाते एग्जाम में, पाप लगेगा क्योंकि पूछता ही पूछता है। पहला गारंटेड गलत होगा, तीसरा गारंटेड सही होगा। तो आप इन दोनों में से इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते। एग्जाम में 100 तरीके के आपको तुक्के लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें करके देखिएगा, एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा ही। अगला सवाल है ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं, वेद त्रुटिहीन है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसने बोला कि वेद भी इंसानों के द्वारा ही रचे गए हैं, उसमें भी त्रुटियां हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध अक्सर किया गया धार्मिक आंदोलन के दौरान, कुछ ही संगठन ऐसे थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन, अवतारवाद की जो धारणा है उसका खंडन। द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना ग्रहण की। आचार्य केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसने ये भी बोला कि वेदों की त्रुटिहीनता प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज को जाता है, न कि ब्रह्म समाज को, कि वेद त्रुटिहीन हैं, ये आर्य समाज ने प्रचारित किया था, वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती जिनका नाम है, तो नाम ध्यान में जरूर रखिएगा। एक चीज़ और पूछता हूँ, अगर आज आपसे कोई आकर बोले कि मूर्तियों की पूजा मत करो, आप के जो राजा राम मोहन राय हैं उनको इतना महान मानते हैं, आप मानना भी चाहिए, समाज सुधारक हैं। आज आपको कोई आकर बोले कि मूर्ति पूजा मत करो, ये गलत है, तो क्या आप उस आदमी को महान मानोगे, है ना। तो उस समय राजा राम मोहन राय जी का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जगह जगह उनको विरोध झेलना पड़ा था, कई सारे संगठन भी बने थे इनके विरोध में, है ना। अगला सवाल है आदिवासी किसान और मजदूर आंदोलन। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान का तात्पर्य किससे है, तो ये 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था उसी को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उल गुलान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह से क्या जुड़ा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। इससे पहले किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो पाया था। गांधी जी के कारण से किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय पटल का आंदोलन बन गया। उससे पहले क्या किसान आंदोलन नहीं हुए, क्या हुए भारत में उससे पहले किसान आंदोलन, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में नहीं साबित हो पाए। लेकिन गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को बोला कि ये राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए, ये राष्ट्र की समस्या है, कोई किसी क्षेत्र की या किसी वर्ग की किसानों की समस्या केवल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि रही है। शानदार सवाल 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। 3/20 भाग जमीन पर खेती करना अनिवार्य था नील का, ये बीपीएससी ने पूछा है, पहले पूछा है। बीपीएससी का नया अवतार जो 69 में हुआ है उसके बाद नहीं पूछेगा इस तरह का, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे। अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता। अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता हिंद मजदूर सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, अतः विकल्प डी सही होगा। अन्य संस्थापक सदस्य थे बसावन सिंह, आर.एस. रुडकर, मनी बेन कारा और कई सारे लोग। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासकों द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। अगला सवाल पूछा गया है आपसे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र बनाया गया। संथाल आंदोलन का विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। कितनी बार मैंने आपको लिखवाया है, 10 बार तो लिखवाया ही होगा। इसका उत्तर जरा निकालिए। आई होप आपको पता चला होगा कि आंसर राइटिंग का क्या बेनिफिट होता है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया।
कोई संथाल किसी गैर संथाल को भूमि नहीं दे सकता था क्या? अगला है, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। जनवरी 1856 तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया। 1856 में ये हुआ है। 1857 में कौन सा होगा? महान स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन संथालों की वीरता और शौर्य को देखते हुए सरकार को प्रशासनिक परिवर्तन की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप नंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। एसली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अगली बार का सवाल, एसली एडेन पूछेगा ये आपसे। ये छोटा सा फैक्ट है, बड़ा घनघोर फैक्ट है ये। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों को निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। अगला सवाल, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, क्या इसका नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा। भगत सिंह मूवी नहीं देखी क्या आपने? उसमें वो बोलते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ये बहुत ही खराब चीज़ है, इसके खिलाफ हम विद्रोह की घोषणा करते हैं, मतलब कि इसको विरोध करते हैं हम। आपने सुना है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट? क्या हो जाएगा इसका? किसका वो बंद करता है? तो अधिकरणों, ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के बात कर रहा था ये। तो ये क्या था? आवाज़ दबाने वाला इसको भगत सिंह ने बोला था कि बहुत ही गलत कानून है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा आप मजदूरों का शोषण करेंगे। 1920 के दशक में देश से बढ़ती हुई समाजवादी गतिविधियों से चिंतित होकर सरकार ने 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल सदन में पेश किया, जिसके द्वारा कारखानों में ट्रिब्यूनल्स प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अतः विकल्प डी सही है। अगला सवाल है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। 1881 में कौन था वाइसराय? तो उस समय कौन था? तो रिपन था। कौन था? रिपन। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सही है। दूसरा सही है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। यहाँ पर पूछा है प्रदान किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूरों से जुड़े अग्रणी नेता थे, अतः केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन सही हो जाएगा। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ये कब हुआ है? तो 1946 से 50 की अवधि में, जब देश बिल्कुल आज़ादी के कागार पर था, तब बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदार का जो हिस्सा है फसल में वो 1/2 नहीं होकर कितना होना चाहिए भाई? तो उनको 1/3 कर देना। 1/3 जमींदारों का और बाकी 2/3 किसका? तो ये होना चाहिए किसानों का। ठीक है, यही इसी की मांग की जा रही थी। यहाँ पर इसी की मांग की जा रही थी। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 1946-50 के अवधि में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कृष्ण विनोद राय, अवनी लाहरी, सुनील सेन इसके नेता थे। नोआखली इस समय भीषण सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहा था, परंतु इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया था। इसी समय तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी चल रहे थे, पाकिस्तान विभाजन की मांग चल रही थी, और एक तरफ तेभागा आंदोलन में हिंदू मुस्लिम किसान भी साथ में लड़ रहे थे। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे, जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। इसीलिए इसको तेभागा कहा जाता है, 1/3 तेभागा। अगला सवाल है, भारत 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्न से कौन से तत्व साझा करना मुहैया किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जनजाति समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, डिस्ट्रप्शन दिया गया उनको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है, सवाल अगर नहीं समझोगे मैं समझा देता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि जितने जनजाति विद्रोह हुए ना, उसमें कॉमन कॉज क्या रहा, कॉमन कारण क्या रहा? तो जनजाति लोग जो लड़े ना, पहला लड़े वो किस चीज़ पर? तो जंगल जमीन, जंगल, दूसरा जमीन हो गया, और तीसरा हो गया भाई आदमी जन और धर्म। इसके हस्तक्षेप पर मुख्य रूप से उनका विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जमीन उसमें कॉमन रहा, जमीन सभी जगहों पर कॉमन रहा, जमीन तो सभी जगहों पर कॉमन था। जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, जो उनका प्राचीन व्यवस्था चला रहा था, जब उसको तोड़ा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो चीज़ हर जगह विद्रोह का कारण बना। जनजाति भूमि व्यवस्था के प्राचीन संबंधों का संपूर्ण विदारण ही वह साझा कारण है जिसने 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह को मुखर कर दिया। भाषा कितनी खराब है इस सवाल की, वो देखिए। अगर आपसे सिंपल सा ये पूछता कि जनजाति आंदोलन जितने भी हुए उसमें कॉमन कारण कौन से थे, तो आप झट से पहचान लेते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कितने खराब भाषा में कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया।
ठीक है। सारे जनजाति विद्रोह में एक कारण ये जरूर था जो मैंने आपको बता दिया, आदिवासियों को वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। आदिवासियों को वन सामग्री के उपयोग की आज़ादी भी नहीं रही, जो कि भारत सरकार ने जब संविधान बनाया तो इस चीज़ को उल्टा कि ये चीज़ गलत है। 6th शेड्यूल भी यहीं से हमने सीखा, 5th शेड्यूल भी यहीं से हमने सीखा कि जनजाति लोग बहुत पहले से स्वायत्त तरीके से रहते आ रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को क्यों संविधान का पालन करवाना, है ना। तो उनको ये छूट दी गई कि आपने अपने इलाके में स्वायत्त तरीके से रह सकते हैं, आप भी इसी देश के वासी हैं, आप अपने यहाँ पर अपने हिसाब से कानून भी बना सकते हैं। यही सब विद्रोह से तो हमने सीखा, इतिहास तो पढ़ते ही इसीलिए ताकि हम सीख सकें। फिर संविधान में हमने 5वीं और 6ठी शेड्यूल को डाल दिया। ओके, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, अगला सवाल आ गया है बंधुओं। निम्न से किस कारण ने भारत 20वीं शताब्दी का आरंभ नील की खेती का ह्रास हुआ, किस कारण से ह्रास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। दरअसल में पहले नील जो है खेतों में उपजाया जाता था, बाद में क्या हुआ, जर्मनी में केमिकल प्रोसेस के द्वारा नील का निर्माण कर लिया गया, है ना। पीसीओ का अंत क्यों हो गया? क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गया। साइबर कैफ़े क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर जैसे काम करने लग गया, जिससे साइबर कैफ़े ख़त्म हो गया, ना के बराबर में है। तो यही वो कारण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यही है। जर्मनी में द्वारा विकसित एक केमिकल निर्यात डाई थी, जिसने नील डाई की यूरोप में मांग को लगभग समाप्त प्राय कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर प्रभाव को सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और ये विलियम बेंटिक जैसे जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमाणित किया। उन्होंने बोला कि भारत के जो मैदान हैं वो यहाँ के बुनकरों के हड्डियों से पटे हुए हैं, सारे बुनकर ख़त्म हो गए थे, मर गए थे भूखे, क्योंकि उनका काम ही छीन गया। जो वो करते आ रहे थे वो सारा औद्योगिक क्रांति के कारण छीन हो गया। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम निम्न से क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण ये सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो। कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, जिसको जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है अस्थायी बंदोबस्त को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1793 में शुरू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले थॉमस मुंडो और कप्तान रीड द्वारा रैयतवारी प्रणाली को शुरू किया गया। रैयत का तात्पर्य होता है किसान, और रैयतवारी में क्या था? किसान से डायरेक्ट अंग्रेज लगान वसूलते थे। जमींदारी में क्या था? ये अंग्रेज हो गए, ये ज़मींदार हो गए और ये किसान हो गए। 3 अलग अलग चरणों से गुजरकर अंग्रेजों के पास पहुंचता था, तो किसानों पर भार ज़्यादा पड़ता था। एक और प्रणाली थी जिसको महालवारी कहा जाता है। महाल का मतलब गांव होता है, पूरा गांव 100 रुपया का लगान वसूल करके देगा। अब 100 रुपया रामू दे, श्यामू दे, जो दे वो दे, 100 रुपया हमें इस गांव से चाहिए। इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रणाली थी, तीनों में अंतर पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा और अच्छी प्रणाली मानी जाती है रैयतवारी को, और सबसे शोषणकारी प्रणाली मानी जाती है अस्थायी बंदोबस्त को, जो कर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को आज़ादी के पश्चात समाप्त किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज़ादी के पश्चात अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त किया गया है, अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त किया गया है। रैयतवारी प्रणाली को शुरू किया, बाद में इसे बम्बई, बंगाल के कुछ हिस्सों, असम, कुर्ग आदि तक बढ़ा दिया गया, जबकि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया गया था। निम्न से कौन भारत उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? कौन कौन से उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? इन्होंने हमें ये समझाया कि शोषण किस प्रकार से आपका हो रहा है आर्थिक रूप से। तो ये तीनों के तीनों ही हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त हैं। दादा भाई नौरोजी का कौन सा है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा। द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये सारे इन्होंने ही लिखे। नौरोजी ने कहा कि धन का निकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण का एक उपकरण है, भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी रमेश चंद्र दत्त, जिनको आर.सी. दत्त कहा जाता है, इनकी किताब का क्या नाम है? अगली बार यही सवाल पूछेगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब का नाम है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब का नाम है। ध्यान में जरूर रखिएगा इसको। और जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे वो भी इसके क्या थे? तो आलोचक थे आर्थिक रूप से। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने आर.सी. दत्त ने धन के बहिर्गमन को बहते हुए घाव की तरह बताया था। ये पूछ सकता है अगली बार आपसे। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने लेखों में आर्थिक नीतियों की आलोचना के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी विरोध किया था। अगला सवाल पर आगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। मृदा का स्वरूप और उपज के गुण, ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती,
और उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर दहसाला प्रणाली आपने पढ़ा है, अकबर के समय में लागू किया गया था। तो ये पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। युद्ध में चलती फिरती तोप, ये तो बाबर के समय में प्रचलित हो गया था भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तंबाकू और लाल मिर्च, ये तो पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा डी। इनमें से कोई सभी नहीं, सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर सारे गलत दिए हुए हैं, सारे गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, आज का आखिरी सवाल यही रहेगा। 30 मिनट हम लोगों ने कर लिया। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। रैयतवारी का विचार कीजिए, विचारशील हैं आप। क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, पट्टे का मतलब खेती देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही हैं, तीनों सही थे। इसमें किसान और अंग्रेजों के बीच में बिचौलिया नहीं था। अस्थाई बंदोबस्त में बिचौलिया था जमींदार, इसीलिए जमींदारी प्रणाली कहा गया उसको। ठीक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।